हाँ जी, तो नमस्कार साथियों। अपने पीछे वाली क्लास में चर्चा कहाँ तक की थी? अनुच्छेद 41 से लेकर अनुच्छेद 48 तक की चर्चा हुई थी अपनी। एक बार फिर से दोबारा से देख लेते हैं उनको। तो साथियों, अनुच्छेद 41 की बात करते हैं अपन। अनुच्छेद 41 में राज्य के द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर काम, शिक्षा एवं लोक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। ये भाई किस आधार पर की जाएगी? तो हम देखते हैं जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं निःशक्तता के आधार पर इन संसाधनों की व्यवस्था करवाई जाएगी। बेकारी, बुढ़ापा, जैसे पेंशन मिलती है। लोक स्वास्थ्य की बात करें तो जैसे चिरंजीवी योजना चल रही है राजस्थान के अंतर्गत, इस प्रकार की व्यवस्था ही करवाई जाएगी। ये अनुच्छेद 41 की बात हो गई। अगर हम अनुच्छेद 42 की बातें करते हैं तो राज्य के द्वारा काम की न्यायोचित एवं मानवोचित व्यवस्था करवाई जाएगी एवं इसके साथ ही जो प्रस्तुति के समय सहायता प्रदान की जाएगी। यह अपना अनुच्छेद 42 बात करता है। अगर इसी संदर्भ में अनुच्छेद 43 की बात करें तो उसके अंतर्गत उल्लेखित है, अनुच्छेद 43 में उल्लेखित है साथियों कि राज्य के द्वारा जीवन निर्वहन योग्य मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों की व्यवस्था की जाएगी। यह अपना अनुच्छेद 43 हो गया साथियों। अगर 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ए जोड़ा गया। अब वो कहता है कि राज्य के द्वारा मजदूरों के प्रबंधन के अधिकारों की व्यवस्था करवाई जाएगी। यह अपना अनुच्छेद 43 का एक कहता है। इसके साथ ही अगर दूसरे मुद्दे की बात करते हैं तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 2012 की बात है। तो उसके अंतर्गत 43 में बी जोड़ा गया। वो कहता है कि राज्य के द्वारा सहकारी समितियों का प्रावधान करवाया जाएगा। इसी संदर्भ में अगर हम आगे वाली अनुच्छेद 44 की बात करें तो 44 कहता है कि राज्य के द्वारा समान नागरिक संहिता का प्रावधान करवाया जाएगा। साथियों, अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो यह इसके अंतर्गत लोक व्यवस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कानून होता है वही समान नागरिक संहिता कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी के लिए कानून एक होगा। यही यूसीसी की, अगर आज के संदर्भ में जो मुद्दा यूसीसी का उठाया जा रहा है वो ये है कि अपने भारत के अंतर्गत सभी मामलों में लगभग समान नागरिक संहिता को अपनाया गया है, लेकिन कुछ मामलों की बात करें तो उनके अंतर्गत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं संपत्ति, इनके अंतर्गत समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं गया। अलग अलग कानून है, अलग अलग वर्ग के अलग अलग कानून है इसके अंतर्गत। तो वहीं इसके संदर्भ में अगर एक मुद्दे की बात करें तो वो है 1985 का मोहम्मद अहमद बनाम सायरा बानो। इसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया मोहम्मद साहब को कि मोहम्मद साहब आपको सायरा बानो जी को गुजारा भत्ता देना आवश्यक होगा। ठीक है साथियों, ये अपना 1985 का एक वाद हो गया। दूसरे अगर वाद की बात करते हैं तो 2017 का सायरा बानो बनाम वो साथियों एक बार 1985 का जो वाद है वो मोहम्मद अहमद बनाम साहिब बानो के संदर्भ में था, और जो 2017 का था वो सायरा बानो बनाम भारत संघवाद। इसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो 3 तलाक कानून है उसको समाप्त किया जाता है। ये अपनी बात हो गई साथियों अनुच्छेद 44 की, जिसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया था। अगर हम इसके संदर्भ में आगे की चर्चा करें तो आर्टिकल 45 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा जो 6 वर्ष के बालक हैं उनके संदर्भ में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। जैसे प्रारंभिक शैशव अवस्था होती है जिसके अंतर्गत जो घर घर टीका अभियान हुआ, और दूसरी बात करें तो उनकी शिक्षा की जो 6वीं क्लास वो 6 वर्ष तक की शिक्षा कहाँ मिलती है, वो आंगनबाड़ियों में मिलती है, जो आपको हर गांव या हर क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 46 की बात करें साथियों तो 46 के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य के द्वारा जो एसटी, एससी, ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इनको शिक्षा, लोक व्यवसाय एवं लोक स्वास्थ्य, इनके अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा, यानी इनके विशेष प्रावधान किए जाएंगे। ये अपना अनुच्छेद 46 कहता है। साथियों, अगर कोई व्यक्ति अपना आर्थिक रूप से सर्वांगीण विकास करना चाहता है तो राज्य उसके अंतर्गत अनुचित उसकी सहायता प्रदान करेगा। समझ रहे हो साथियों, जैसे ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया तो उसको अनुच्छेद 46 का आधार बताया गया। अगर हम अनुच्छेद 47 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य के द्वारा राज्य के जो प्राथमिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। जैसे बात करें उच्च स्तरीय जीवन स्तर, उच्च स्तरीय स्वास्थ्य,
उच्च स्तरीय पोषाहार, इनका प्रावधान किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। दूसरी बात करें, जैसे अगर शराबबंदी होती है तो शराबबंदी का आधार कौन सा अनुच्छेद माना जाता है? वो अनुच्छेद 47 है साथियों। अब आज की चर्चा होगी अपनी अनुच्छेद 48 के बारे में। तो साथियों आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। वही नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथियों आज आर्टिकल है 48। साथियों अनुच्छेद 48 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है राज्य के द्वारा कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग किया जाएगा साथियों, जिससे कृषि एवं पशुपालन का विकास होगा। कृषि एवं पशुपालन का विकास होगा। साथियों हम अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 48 में प्रावधान है कि राज्य के द्वारा कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिकी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कृषि एवं पशुपालन का विकास होगा। विकास का मतलब, अब साथियों इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक प्रभाव तो जैसे उत्पादन बढ़ेगा भाई, जिस प्रकार से अगर कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक के तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रासायनिक पदार्थों का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन हम नकारात्मकता की बात करते हैं तो साथियों इसका नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे ज़्यादा तो कैंसर पेशेंट है ना, वो कहाँ मिलेंगे? पंजाब के अंतर्गत सर्वाधिक कैंसर पेशेंट मिलेंगे साथियों। जिसका कारण क्या है? वही है कि कृषि जो खाद्य वस्तुएं हैं उनके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक ही है। अब जैसे राजस्थान की बात करें तो जो पंजाब से लगता हुआ इलाका है कौन सा? गंगानगर एवं हनुमानगढ़ है, वहाँ पर भी यही समस्या देखने को मिलती है। वहाँ की तो बात छोड़ो, एक ट्रेन आती है कहाँ? गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ, उस ट्रेन का ही नाम क्या है? कैंसर एक्सप्रेस। तो ये इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिला है साथियों। अनुच्छेद 48 की बात हो गई साथियों। एक 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 है, जिसके अंतर्गत है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 है अधिनियम, इसके द्वारा अनुच्छेद 48 में ए जोड़ा गया। अब वो क्या कहता है साथियों कि राज्य के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण, राज्य के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्यजीव, वन्यजीवों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा। साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 48 है ना, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया। उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि राज्य के द्वारा जो पर्यावरण है उसका संरक्षण किया जाएगा, जो वन एवं वन्य जीव है उनका संरक्षण एवं संवर्धन यानी उनका बचाव और उनका विकास किया जाएगा। ये अपना अनुच्छेद 48 ए कहता है साथियों अगर इसके संदर्भ में अगले अनुच्छेद की बात करते हैं तो वो अनुच्छेद 49 की बात करते हैं साथियों। आर्टिकल 49 साथियों
अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। साथियों, अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य के द्वारा जो अपने राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है एवं जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। साथियों, हम अनुच्छेद 49 की बात करते हैं, जैसे आपने कई जगह इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। कैसे? मंदिरों में गए होगे, मंदिरों के पास में जो सार्वजनिक भवन होते हैं उन पे क्या लिखा होता है आपको पता होगा। आजकल के देखिए साथियों, ऐसे तो बना देते हैं, फिर ऐसे, फिर फलाना फलाना वेट से फिर नाम लिख देते हैं। अब मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती भाई, ये है सार्वजनिक संपत्ति। आजकल के नौजवानों की बात बताऊं तो ये काम करते हैं वहां जाके, सार्वजनिक संपत्ति है भाई। अगर ये जाहिर करने से अगर किसी को कोई मिल जाता तो फिर तो इसमें तो कोई वो नुकसान वाली बात ही नहीं थी। अगर आपको ये काम ही करना है तो अपने घर पे करो, समझ रहे हो भाई। वहां जो सार्वजनिक संपत्ति है जिसमें अपना कुछ लगा नहीं, जो अपने फायदे के लिए है, अगर उनको ही नुकसान पहुंचा दिया जाएगा तो इस देश का मेरी नजरों में लगता है कि विकास होने वाला नहीं है। लेकिन अब इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको करना है कभी जाओ, जो अगर देश की सार्वजनिक संपत्तियां, सार्वजनिक महत्व की संपत्ति है, उन पे जाके करो। वहां जाके आपको गजनी बनाएंगे वो अलग है, जुर्माना लेंगे वो अलग है, और कारावास और मिलेगा साथ में, समझ रहे हो। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो सार्वजनिक संपत्तियां है उनका संरक्षण किया जाएगा। अब इनका संरक्षण नहीं किया जा रहा, मंदिरों में करके दिखाओ, पुजारी वही गजनी बना के छोड़ेगा आपको। करते कहाँ है? जो सार्वजनिक भवन होते हैं, हाँ भाई यहाँ कोई नहीं देखने वाला, तो वहां करते। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखा करो। अगर दूसरी बात करते हैं, कौन सी वाली, कि अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। साथियों, अगर इनके संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है तो कानून बनाने का अधिकार कोई किसको है? तो अपने संविधान के अंतर्गत एक 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 वो किया गया। उसके अंतर्गत कहा गया कि जो अपने सार्वजनिक महत्व की जो संपत्तियां हैं उनको संरक्षण के संदर्भ में अगर कोई कानून बनाने का अधिकार है वो भारतीय संसद को है। ये चीज जरूर याद रखना साथियों। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 1956 में हुआ था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 49 के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार, संसद को होगा। कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। ये साथियों अपनी बात हो गई अनुच्छेद 49 तक की। अगर साथियों इसके संदर्भ में अगर हम आगे की चर्चा करते हैं तो देखते हैं एक बार। साथियों, अनुच्छेद 50 कहता है कि जो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। साथियों, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान, है। साथियों, अनुच्छेद 50 ये अपने देश के जो संसदीय ढांचा है ना उसको अलग होने से बचा रहा है। कैसे? कार्यपालिका का काम क्या होता है? देखिए, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करवाती है, न्यायपालिका उसका संरक्षण करती है। अगर कार्यपालिका के काम में अगर न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो गया तो उससे जाहिर सी बात है कि अपना संसदीय ढांचा है ना
वो बिल्कुल प्योर रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि अगर न्यायपालिका शासन करने लग गई तो वो मन में आए वो कानून बनवा कर लागू करवाएगी। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर कार्यपालिका न्यायपालिका का काम करने लग गई तो फिर समझो आगे वाला दौर कैसा आएगा, मनमर्जी के कानूनों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत जो प्रावधान है वो क्या है कि कार्यपालिका के कार्यों के अंतर्गत न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा, और जो न्यायपालिका है उसके अंतर्गत कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये अपना कौन सा, ये अनुच्छेद 50 कहते हैं साथियों। अगर अनुच्छेद अपना लास्ट वाला अनुच्छेद है 41, अनुच्छेद 51 है साथियों। ये क्या कहता है, भारतीय विदेशी नीति का भारतीय विदेशी नीति का उल्लेख। साथियों अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो अपनी विदेशी नीति है उसका उल्लेख किया गया है, वो एक बार देखते हैं। साथियों इनका क्रम याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन से नंबर पर क्या है। पहला साथियों देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। अगर दूसरे की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर देशों के साथ न्यायोचित एवं मानवोचित संबंध स्थापित करना। साथियों यहाँ जो मानवोचित है ना, वो नहीं, न्यायोचित एवं सम्मान पूर्वक है साथियों। न्यायोचित एवं मानवोचित तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कहता है, जो किसके संदर्भ में, काम के संदर्भ में। ये साथियों ये दूसरा है, एक मिनट इन चारों को लिख देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते का पालन करना। अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते का पालन करना, पालन या सम्मान करना, सम्मान करना। अब लास्ट है साथियों प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से निपटारा करना। साथियों अनुच्छेद 51 कहता है कि जो अपनी भारतीय विदेशी नीति है उसके संबंध में उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत साथियों अगर पहले की बात करें तो वो क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना। जो अपने आस पड़ोस के देश है उनके साथ शांति एवं सुरक्षा जो भी है ना वो बनी रहे, यह अनुच्छेद 51 का 1 नंबर का कहता है। अगर दूसरे की बात करें तो वो दूसरे वाला क्या कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परस्पर पड़ोसी देश है ना उनके साथ न्यायोचित एवं सम्मान पूर्वक संबंध स्थापित करना। तीसरा बात करें तो तीसरा कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि एवं समझौते हुए हैं उनका पालन करना, सम्मान पूर्वक पालन करना। ठीक है साथियों, और अगर अंतिम वाले की बात करें तो वो अंतिम वाला कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता। साथियों ये शब्द याद रखना, मध्यस्थता,
क्योंकि जो एग्जाम होती है ना, उसके अंतर्गत चारों ऐसे के ऐसे डाल देंगे और बता देंगे इनमें से असत्य को छाटिए, या मध्यस्थता के अलावा और कुछ शब्द भी दिया जा सकता है। तो साथियों इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर मध्यस्थता, यानी दोनों देश आमने सामने होकर जो बीच का निचोड़ होता है ना, वो निकाला जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति है ना, वो बनी रही। साथियों अपन ने आज तक जो अपने 3 क्लास हुई है उनके अंतर्गत अपने नीति निर्देशक तत्व याद किए हैं। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है साथियों, लेकिन ये कंफर्म है कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिनमें से अगर एक क्वेश्चन तो कंफर्म है पूछा ही जाएगा। तो ये हो गए अपने कौन से नीति निर्देशक तत्व। साथियों अभी एक बेसिक सी चीज और देखते हैं कि जो अपने मूल कर्तव्य होते हैं ना, मूल कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य साथियों कौन से में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल है। पहले इनका मौलिक अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों का, नीति निर्देशक तत्वों का। साथियों मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व ना, उनमें बेसिक जो डिफरेंट है ना, उनको देखते हैं। साथियों एक तरफ लिखता हूं मैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथियों बात करते हैं मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में जो अंतर है ना, उसको देखते हैं। जो अपने मौलिक अधिकार है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां से लिए गए हैं। कौन से मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार कहां से? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो वो शायद आपको पता होगा कि आयरलैंड के संविधान से, ये तो रटा हुआ है आपका। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। जो अपने मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है। भाग 3 के अंतर्गत। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत है साथियों। अगर अनुच्छेदों की बात करें तो ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत शामिल है। नीति निर्देशकों की बात करें तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो अपन ने चर्चा कर ली है। अगर साथियों बात करें इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, तो ये जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है साथियों? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना करना होगा साथियों। साथियों अगर बात करते हैं जो मौलिक अधिकार है उनको न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा भी अगर वो किया जा रहा है, क्या हनन किया जा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आप जा सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गए वाद योग्य, वाद योग्य हो गए। ये अवाद योग्य, इनका हनन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते साथियों। अवाद योग्य। तो साथियों ये हो गई अपनी मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो आपके सामने है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो साथियों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।